हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बना रहे थे हम। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। देखो, समूह बनाने का मतलब क्या होता है? क्लासिफाई करना, यानी वर्गीकृत करना चीजों को। चीजों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज को गेन करने के लिए, यानी कि एक क्रमबद्ध अध्ययन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है आपका वस्तुओं को वर्गीकृत करना। ठीक है ना? अगर हम वस्तुओं को अलग अलग वर्गीकृत करते हैं तो हमें आसानी होती है चीजों को ढूंढने में, या फिर उनके बारे में पढ़ने में, या फिर उनके बारे में समझने में। क्लियर है? अब समूह कैसे बनाओगे? तो कुछ गुणों के आधार पर समूह बनाएंगे। सबसे पहले आपने कहा था वस्तु देखने में कैसी लग रही है, चमकदार है या फिर चमकदार नहीं है। ठीक है, इस आधार पर हम दो ग्रुप बनाएंगे, एक चमकदार वस्तुओं का, दूसरा जो चमकदार नहीं है। जैसे आप सोने की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं तो ये चमकदार है। वहीं पर आप कोयले की बात कर रहे हैं, लकड़ी की बात कर रहे हैं, मिट्टी पत्थर की बात कर रहे हैं तो ये चमकदार नहीं है। तो इनका अलग समूह बनेगा, चमकदार वस्तुओं का अलग बनेगा। क्लियर? देन आपने क्या बोला कि हम वस्तुओं की पारदर्शिता के आधार पर, यानी आपका जो पदार्थ है वो देखने में पारदर्शी है, अल्प पारदर्शी है या अपारदर्शी है, इस आधार पर भी हम वस्तुओं के समूह बनाएंगे। और 3 समूह बनेंगे। पहला समूह ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को आर पार जाने दे रही हैं, यानी कि कैसी हैं? पारदर्शी हैं, जिनसे आर पार दिखाई दे रहा है। दूसरा समूह जिनसे बहुत कम मात्रा में प्रकाश जो है वो आर पार जा रहा है, यानी कि कम मात्रा में जिनसे दिखाई देता है, तो अल्प पारदर्शी उनको कहा जाएगा। और तीसरा एक ऐसा समूह बनेगा जिसमें जो पदार्थ हैं वो कैसे होंगे? आपके उनसे बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अपारदर्शी जिनको कहा जाएगा। इसके अलावा आपने क्या कहा कि पदार्थ की पानी में विलेयता, जल में विलेयता के आधार पर या घुलनशीलता के आधार पर भी 2 समूह बनेंगे, एक जो जल में घुलनशील है और दूसरे जो जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, यानी कि एक जो पानी में बहुत अच्छी तरीके से घुल रहे हैं और दूसरे जो पानी में घुल नहीं रहे हैं। तो आपने कहा चीनी हो गया, नमक हो गया, ये हमारा जल में बहुत अच्छी तरीके से विलीन हो रहे हैं, यानी घुल रहे हैं। वहीं मिट्टी की बात करते हैं, रेत की बात करते हैं, आप लोहे के कणों की बात करते हैं, तो ये सारे पदार्थ आपके जल में अविलेय हैं या अघुलनशील हैं। तो विलेयता के आधार पर भी आपका के 2 समूह बन गए। तो इस तरह से भी आपने वर्गीकृत किया। और मिश्रणीय और अमिश्रणीय के आधार पर, यानी कुछ द्रव जो होते हैं जो आपस में मिश्रित हो जाते हैं, जैसे आप दूध में पानी को मिलाइए तो दोनों कैसे हैं? मिश्रणीय हैं। वहीं पर पानी में अगर तेल को मिलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो अमिश्रणीय हो जाएगा। तो मिश्रणीय और अमिश्रणीय के आधार पर भी 2 ग्रुप बनेंगे। इसके अलावा कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, कुछ डूब जाती हैं, इस आधार पर भी वस्तुओं के क्या बनेंगे? 2 समूह बनेंगे, एक जो डूब जाएंगे उनका, और दूसरा जो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे उन पदार्थों का। ठीक है, तो इस तरह से हमने वस्तुओं को अलग अलग, और भी बहुत सारे गुण हमने चैप्टर में पढ़े थे, जिनके आधार पर हम वस्तुओं को क्या कर रहे थे? वर्गीकृत कर रहे थे, यानी क्लासिफाई कर रहे थे। तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे थे, यानी किस टॉपिक से आपका कैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक है ना? सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? आप वर्गीकरण से क्या समझते हैं? तो वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर या उनमें भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग रूपों में विभाजित करना ही आपका क्या है? वर्गीकरण कहलाता है। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स possessing similar or dissimilar characteristics of प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहा गया? वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वर्गीकरण समान या भिन्न विशेषताओं या गुणों वाली चीजों को या पदार्थों का एक साथ समूहीकरण या छटाई। ठीक है, यानी
समान गुणों वालों को समूहीकरण करना, एक साथ रखना, और भिन्न भिन्न गुणों वालों को अलग अलग करना, उनकी छटाई करना, यही क्या है आपका वर्गीकरण कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन और व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि वर्गीकरण यानी कि बेसिकली समूहों में बांटना, तो उसकी आवश्यकता क्यों हो रही है। उसकी आवश्यकता इसलिए हो रही है ताकि हमें आसानी से किसी भी पदार्थ के बारे में एक क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त हो सके, या हम उसका क्रमबद्ध अध्ययन कर सकें, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर, जरूरी क्यों है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं को हम आसानी से पहचान सकें, इसलिए सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की छटाई कर सके या उनको अलग अलग विभाजित कर सके, वर्गीकृत कर सके, इसके लिए लोकेटिंग थिंग्स, वस्तुओं का पता लगाना, उसके लिए एंड अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के बीच में समानता का पता लगाना। जैसे हमने कहा कि नमक और चीनी की बात करें तो उसमें समानता क्या है, तो समानता यह है कि दोनों ही जल में घुल रही है, ठीक है ना। और नमक और रेत में डिससिमिलैरिटी की बात करेंगे या आप भिन्नता की बात करेंगे तो वो क्या है, तो विलेयता के आधार पर आपका भिन्नता ये है कि नमक तो आपका पानी में घुल रही है लेकिन रेत नहीं घुल रही है। ठीक है, तो इन सबको समझने के लिए भी वर्गीकरण की आवश्यकता है। एंड मेकिंग द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इजी एंड मोर मीनिंगफुल। ठीक है, यानी किसी भी अध्ययन को आसान और अधिक सार्थक बनाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड होती है, यानी वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन में मैंने सबसे पहले आपको बेसिक एग्जांपल बताया था कि जब हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने, जैसे बायोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें जीवों को वर्गीकृत किया गया, पादपों को अलग रखा गया, यानी जो आपके प्लांट्स थे या पेड़ पौधे आपके जो थे उनको एक ग्रुप में रखा गया, और जितने भी आपके प्राणी थे, एनिमल्स आप जिन्हें बोल सकते हैं, जंतु जिन्हें बोलते हैं, उन सबको एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो सब जंतुओं में कुछ समानताएं थी इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा गया, प्राणियों में कुछ पादपों में कुछ समानताएं थी इसलिए उनको एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है ना, तो वो हमारे जो हमारा अध्ययन है, स्टडी है, उसको आसान करता है, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता है। तो वर्गीकरण की क्यों आवश्यक है, वस्तुओं की पहचान के लिए, वस्तुओं की छटाई के लिए, चीजों का पता लगाने के लिए, वस्तुओं के बीच समानता और असमानता को समझना इसके लिए आवश्यक है, और वस्तुओं के अध्ययन को आसान और अधिक सार्थक बनाना, इसीलिए वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, Why is mercury used in making thermometer? ठीक है, तो मरकरी, पारा, Hg जिसका सिंबल होता है, वो थर्मामीटर में क्यों यूज किया जाता है। देखो, थर्मामीटर में आपका मरकरी होता है। ठीक है, जैसे कभी फीवर आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो डॉक्टर हमें थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर में आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि धीरे धीरे उसमें ऊपर चढ़ता है, जो बताता है आपको कि कितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का हुआ है। ठीक है ना, तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें ऊपर चढ़ रहा है या लिक्विड जैसा कुछ ऊपर चढ़ रहा है, वो क्या है, वो हमारा मरकरी होता है। और मरकरी क्योंकि एक तो आपका रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान में लिक्विड स्टेट में मिलता है, इसलिए वो है। दूसरा, उसका प्रसार बहुत अच्छे से होता है, जैसे कम तापमान में भी वो बहुत अच्छे से फैलता है, इसलिए भी वो उसका क्या किया जा रहा है, आपका थर्मामीटर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये कमरे के तापमान पर या सामान्य तापमान जो होता है उस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जब मैंने कहा इसका प्रसार बहुत अच्छे से हो रहा है, तो प्रसार कब हो रहा है, जब उसको ऊष्मा मिल रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, या आप क्या बोलेंगे, चालक है, किसका, ऊष्मा का। ओके, मर्करी हैज लस्टर, इसमें एक प्रकार की चमक है अपनी। इट इज इजी टू रीड द टेम्परेचर शोन बाय द लेवल ऑफ मर्करी, यानी कि उसमें चमक है, उस चमक के कारण हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, टेम्परेचर को रीड कर पा रहे हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती, डल होता वो, तो तापमान को पढ़ने में हमें क्या होती, थोड़ी प्रॉब्लम होती या समस्या होती, आप बोल सकते हो। यह
तो इस प्रकार से आप क्या लिख लेंगे, सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। मरकरी कमरे के तापमान तरल यानी द्रव होता है, यह ऊष्मा का अच्छा संवाहक या आप क्या बोल सकते हैं, चालक है। मरकरी में चमक होती है, इसलिए पारे के स्तर द्वारा दिखाए गए तापमान को पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप। किस आधार पर बहुत सारे जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनको आप ग्रुपिंग करते हैं। उनकी तो बहुत सारे आधार होते हैं हमारे, यानी जो गुण आप लोग पढ़ रहे थे, साइज के आधार पर आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आकार, शेप हो गया आपका, आकृति किस प्रकार की है, कलर हो गया यानी रंग के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हार्डनेस, कठोरता, कुछ वस्तुएं आपकी कठोर होंगी, कुछ कोमल होंगी, इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जल में विलेयता के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है या उनका समूह बनाया जा सकता है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, ओके, चुंबक के प्रति आकर्षण, कुछ वस्तुएं चुंबक के प्रति आकर्षित होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, इस आधार पर भी वस्तुओं का समूह बनाया जा सकता है। इसके अलावा कंडक्शन ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का चालन किस प्रकार से हो रहा है उसमें, उसके आधार पर आप ग्रुप बना सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता, जो मैंने आपको बताई थी कि कुछ वस्तुएं पारदर्शी होंगे, कुछ अल्प पारदर्शी होंगे, कुछ अपारदर्शी होंगे, इस आधार पर भी वस्तुओं के समूह बनेंगे। ओके, सो विभिन्न वस्तुओं को किस आधार पर समूहित किया गया है या समूहित किया जाता है, आप लिखेंगे विभिन्न वस्तुओं का समूहीकरण जो है वो निम्नलिखित लक्षणों या गुणों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे आकार, रंग, कठोरता, पानी में घुलनशीलता, चुंबक के प्रति आकर्षण, ऊष्मा का चालन, पारदर्शिता आदि। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं जिनके आधार पर आप क्या करेंगे, वस्तुओं के समूह बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये सारे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, इसलिए आपको एक बार क्विक रिवीजन दे रही हूँ इनका। व्हाई डू वी नीड द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो तो आधार था कि हम उस आधार पे ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन हम कर क्यों रहे हैं, आवश्यकता क्यों है उसको। बार बार जो प्रश्न आ रहा है कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों थी, वही यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रुपिंग की आवश्यकता क्यों है, यानी समूहीकृत करना क्यों आवश्यक है। सो ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू अरेंज देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ग्रुपिंग या समूहीकरण से क्या मिलता है, हमें सहायता मिलती है कि हम वस्तुओं को एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक व्यवस्थित तरीके से उनको रख सकें। द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ग्रुप्ड आर इजी टू हैंडल। जब हम वस्तुओं को समूहीकृत कर देते हैं, यानी उनको अलग अलग ग्रुप में विभाजित कर देते हैं, तो उससे हमें आसानी मिलती है उनको हैंडल करने में। व्हेन ग्रुप्ड इट इज इजी टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। ग्रुपिंग ऑल्सो मेक्स इजी टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। जब हम क्या करते हैं, वस्तुओं के समूह बनाते हैं, तो हमें उनके गुणों को पढ़ने में, समझने में आसानी होती है और हम बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से उनको समझ पाते हैं। इसके अलावा ग्रुपिंग जो है वो क्या करता है, हमें दो वस्तुओं को कंपेयर करने में, यानी उनकी तुलना करने में भी हमें आसानी होती है। ओके, तो हमें वस्तुओं के समूहीकरण की आवश्यकता क्यों है, वस्तुओं को समूहीकृत करने से हमें उन्हें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा समूहित होने पर वस्तुओं को संभालना आसान होता है। जब समूहीकृत किया जाता है तो किसी वस्तु के गुणों को स्पष्ट रूप से जानना आसान होता है। और इसके अलावा ग्रुपिंग यानी जो समूहीकरण जिसे कहा जा रहा है, दो वस्तुओं की तुलना करना भी आसान हो जाता है। तो कहीं समूहीकृत लिखा गया है, कहीं समूहित है, तो वो एक ही वर्ड है बच्चे। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प द शॉपकीपर।
वस्तुओं का समूह बना रहे हैं। और मैंने ये एग्जाम्पल आपको बार बार दिया है शॉपकीपर वाला, यानी कोई दुकानदार है वो वस्तुओं के अगर समूह बना रहा है तो उससे कैसे उनको मदद मिली, समझ रहे हैं। यानी उन्होंने क्या किया है, अपने दुकान में शॉपकीपर के पास शॉप होगी ऑब्वियसली, उस शॉप में उन्होंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। वो सामान अगर वो व्यवस्थित तरीके से या समूह बनाकर नहीं रखेंगे तो उससे उनको क्या होगी, बहुत सारी परेशानी होगी, बार बार उन्हें सामान को ढूंढना पड़ेगा। वहीं पर अगर उन्होंने ग्रुपिंग कर दी है, जैसे उन्होंने आपका स्टेशनरी का अगर कुछ सामान है वो एक साइड रख दिया है, ठीक है, खाने का कुछ आइटम है वो एक साइड रख दिया है, डेयरी प्रोडक्ट्स अलग रख दिए हैं, वॉशिंग का आइटम है वो अलग रख दिया है, इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए। तो जब भी एक साथ अगर 2-3 कस्टमर आ गए हैं सामान लेने के लिए, किसी को स्टेशनरी का सामान चाहिए, किसी को कुछ डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, किसी को वॉशिंग का कोई आइटम चाहिए, इस तरीके से, तो वो इजीली उनको पता है कि मैंने कहाँ पर कौन सा ग्रुप बनाया है, यानी कहाँ पर कौन सा सामान रखा है, तो वो इजीली उसको उठा करके दे देंगे। वहीं पर अगर ग्रुपिंग नहीं हुई होती, सारा सामान ऐसे ही कहीं पर भी रखा हुआ होता, तो उससे उनको हेल्प नहीं हो पाती, यानी ग्रुपिंग उनको हेल्प कर रहा है आसानी से सामान को ढूंढ कर कस्टमर को देने में। ओके, द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉपर वे मेक्स it easier to work. Okay, when we go to purchase some things, the shopkeeper locates it easily because there are separate shelves to put various items, and similar things are kept at one place. If he randomly places all of these, he would never be able to find them so quickly and easily. ठीक है, यही कहा गया है कि अगर हम कुछ सामान परचेज करने वहां पर जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, अगर ग्रुपिंग की गई है, अलग अलग शेल्फ में अलग अलग शेल्फ में अलग अलग सामान रखा गया है, यानी अलग अलग जो ड्रॉर्स बने हुए हैं या फिर कंपार्टमेंट बने हुए हैं उनमें अलग अलग सामान रखा गया है, तो शॉपकीपर इजीली हमें सामान निकाल कर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने रैंडमली कहीं पर भी कोई भी सामान रखा हुआ है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी या बहुत देर लगेगी सामान को ढूंढने में और हमें देने, समझ रहे हैं। वस्तुओं के समूहीकरण से दुकानदार को किस प्रकार की सहायता मिलती है, तो किस प्रकार की सहायता मिलती है, वस्तुओं का उचित तरीके से समूहीकरण करने से कार्य करना आसान हो जाता है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा। जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उसे आसानी से ढूंढ लेता है, क्योंकि अलग अलग सामान रखने के लिए अलग अलग अलमारियां होती हैं और इसी तरह की चीजें एक ही जगह पर रखी जाती हैं। यदि वह इन सभी को बेतरतीब ढंग से रखता है तो वह उन्हें इतनी जल्दी और आसानी से कभी नहीं खोज पाएगा। ओके, और जब जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर हमें जल्दी दे भी नहीं पाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्योस वहां पर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो आज के सेशन का है, नेम द वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम विच फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेड। ओके, यहाँ पर अलग अलग थिंग्स दी गई हैं, वस्तुएं दी गई हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये सारे ऑब्जेक्ट किन किन चीजों से मिलकर किन किन चीजों से बने हो सकते हैं। जैसे शूज की बात कर रहे हैं, जूतों की बात कर रहे हैं, तो जूते आपके किससे बने होते हैं, लेदर के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, रबर के हो सकते हैं, कैनवस शूज हो सकते हैं, ठीक है, और क्लोथ मटेरियल उसमें यूज हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों से आपके शूज बने हुए हो सकते हैं। चेयर की बात कर रहे हैं तो चेयर आपका अलॉय का हो सकता है, किसी मेटल का हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा प्लास्टिक की चेयर होती है। ओके, कॉइन सिक्कों की बात कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के मेटल्स के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के अलॉय के कॉइन आपके हो सकते हैं। यूटेंसिल जो बर्तन होते हैं, आयरन के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, ठीक है, आपके ब्रास के हो सकते हैं, ब्रॉन्ज के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, बहुत सारे सोने चांदी के भी होते हैं। आप बोलते हैं तो इतने सारे जो बर्तन हैं वो अलग अलग मेटल्स के या अलॉय के हो सकते हैं। क्लोथ्स की बात कर रहे हैं तो क्लोथ्स आपके अलग अलग फैब्रिक के बारे में जब आप लोग पढ़ते थे
तो फैब्रिक में आपका क्लोथ्स जो है कॉटन का हो सकता है, रेयॉन का हो सकता है, पॉलिएस्टर का हो सकता है, ठीक है ना, सिल्क का हो सकता है। तो बहुत सारे आपके अलग अलग प्रकार के फैब्रिक के क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, शूज, लेदर, रबर, प्लास्टिक, कैनवस, ठीक है, इन सब चीजों से बने हुए हो सकते हैं। चेयर की बात कर रहे हैं, वुड यानी लकड़ी, मेटल कोई भी धातु की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, कंक्रीट की भी चेयर बनाई जा सकती है। कॉइन की बात कर रहे हैं, सिक्का, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, और किसी अलॉय का हो सकता है, किसी मेटल का हो सकता है। यूटेंसिल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसके अलावा स्टील के हो सकते हैं, यानी अलग अलग अलॉय के हो सकते हैं। ओके, क्लोथ्स की बात कर रहे हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, कई प्रकार के फैब्रिक होते हैं, तो उनसे बहुत सारे कपड़े आपके बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? जल्दी से इस क्वेश्चन को और आंसर को नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, उन विभिन्न सामग्रियों के नाम बताइए जिनसे निम्नलिखित चीजें बनाई जा सकती हैं। जूते, कुर्सी, सिक्के, बर्तन और कपड़े। जूते आपका चमड़ा हो गया, रबर, प्लास्टिक, कैनवस। कुर्सी आपकी लकड़ी की बनी हो सकती है, धातु, प्लास्टिक या कंक्रीट की बनी हुई हो सकती है। सिक्के की बात कर रहे हैं, तांबा, चांदी, सोना, इसके अलावा भी कई अलॉय और मेटल से बने हुए हो सकते हैं। बर्तन जो हो गया, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और किसी भी मिश्र धातु की बनी हुई हो सकती है। कपड़े की बात कर रहे हैं, कपास, ऊन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन और भी कई प्रकार के फैब्रिक से बनी हुई हो सकती है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नेम एनी 4 मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक स्कूल बैग्स। 4 प्रकार के सामग्रियों के नाम बताने हैं जिनसे कि आपका स्कूल बैग बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपका स्कूल बैग कपड़े से बना हुआ हो सकता है, लेदर का बना हुआ हो सकता है, ठीक है, उसमें जो उसकी जिप लगी हुई होती है वो मेटल या अलॉय की हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा और अलग अलग प्रकार के फैब्रिक का यूज उसमें हो सकता है, ठीक है ना। सो स्कूल बैग जो होता है उसका क्लोथ अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, जूट हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, ठीक है, क्लोथ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का आपका हो सकता है, मेटल हो सकता है, या फिर कोई अलॉय भी हो सकता है। ओके, तो इतनी सारी चीजों से आपका स्कूल बैग बना हुआ हो सकता है। चलिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट एनी 3 सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड इन योर होम। ठीक है, 3 प्रकार के विलियन के नाम बताने जो आपके घरों में यूज में आते हैं। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक हो गया, लाइम जूस हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे विलियन हैं। सॉल्ट सोल्यूशन मतलब नमक और पानी का घोल, शुगर सोल्यूशन चीनी और पानी का घोल, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये भी सोल्यूशन है एक प्रकार का, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें आपकी घुली हुई होती है। लाइम जूस, नींबू का जो जूस बनाते हैं वो आप लोग, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का विलियन है। ओके, तो 3 आपको बताने थे, इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। नमक का घोल, चीनी का घोल, कोल्ड ड्रिंक, नींबू का रस। नींबू का रस पानी के साथ मिलाते हैं तो घोल ही बनता है आपका एक प्रकार का। तो ये सारे आपके घर में प्रयोग होने वाले घोल हैं। समाधान नहीं लिखेंगे बल्कि इसको क्या लिखेंगे, विलियन लिखेंगे। ओके, क्लियर? चलिए, जल्दी से आंसर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो आपको पता है कि जल हमारे शरीर में कई चीजों की पूर्ति करता है। ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत लार्ज नंबर में बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व करता है अपने आप में, ठीक है ना। सो वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, सो इट इज नीडेड बाय द बॉडी, ठीक है ना। हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों को घोलने की क्षमता जल रखता है, इसलिए शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। इट इज ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स।
हमारे शरीर की कोशिकाओं का बहुत बड़ा ये एक भाग होता है। ठीक है, तो पानी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है या क्यों आवश्यक है? पानी बड़ी मात्रा में पदार्थों को घोल सकता है, इसलिए शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर की कोशिकाओं का भी प्रमुख हिस्सा है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ओके, तो आज के सेशन में हमने वस्तुओं के समूह बनाने में बहुत सारे प्रश्न देखे कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं अलग अलग टॉपिक से। आपको यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छे से लिखे होंगे आपने, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, और कोई भी डाउट होगा आपका उसको आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।